हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं मोब साइको 100 के सीजन 2 के एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उन्हें देखना चाहते तो ऊपर आई बटन पर लिंक फ्लैश हो रही है, आप उसके ऊपर क्लिक कर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ होता है। मोब पूरी तरह से गुस्से से पागल हो रहा होता है, लेकिन तभी डिम्पल वहां पर आता है और उससे कहता है कि शिगेओ शांत हो जाओ और मेरी तरफ देखो। और फिर वो उसकी तरफ पूरी सीरियस सी आंखों से देखता है, जिसे देखकर डिम्पल डर जाता है। और फिर वो उससे कहता है कि ये असली बॉडीज नहीं है, ये सिर्फ डमीज हैं जो कि किसी एस्पर ने यहाँ पर रखी हैं। और फिर वो डिम्पल से कहता है कि बकवास मत करो, क्या तुम्हें सच में लगता है क्योंकि ऐसी साइकिक पावर भी है जो कि ऐसा सब कुछ कर सकती है? तो डिम्पल कहता है कि मेरा यकीन करो, वो अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और फिर मॉब अपनी आंखों को एकदम से बंद करके खोल देता है और जिसके साथ ही उसके अंदर से एक राउंड सी बीम निकलती है जो कि पूरे शहर को स्कैन कर लेती है। और उसके बाद वो कहता है कि उन्हें ढूंढ लिया। और फिर वो रोकर डिम्पल से कहता है कि शुक्रिया डिम्पल, तुमने मुझे बचा लिया। तो डिम्पल कहता है कोई बात नहीं, और अभी हमें उन्हें ढूंढना होगा। और फिर मॉब कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं उन्हें ढूंढूंगा और जिन्होंने ये किया है मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग शहर में दो एस्पर्स को देखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि उस जगह पर आग लगाना ठीक था, तो दूसरा कहता है हाँ, जिससे ये लगे कि काम पूरा हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर उसके सामने मॉब आकर खड़ा हो जाता है और वो पूरी तरह से सीरियस लुक में होता है। और इसी के बाद इंट्रो शुरू हो जाता है। और इंट्रो के बाद हम लोग टैरू को देखते हैं जो कि बालकनी से कपड़े निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक एस्पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम ही टैरू की हानाजावा हो? तो टैरू कहता है कि हानाजावा, क्या तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जो नीचे के फ्लोर पर रहता है? लेकिन तभी वो एस्पर वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है। और उसके बाद हम लोग मॉब को देखते हैं जो कि उन लोगों के सामने खड़ा होता है। और फिर उनमें से एक कहता है तुम ही तो हमारा टारगेट हो, इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा। और दूसरा वाला एस्पर अपना हाथ बाहर निकालकर उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है, लेकिन मॉब को कुछ नहीं होता और वो अपनी साइकिक पावर से उसे जकड़ लेता है और कहता है कि मेरी फैमिली कहाँ पर है। और फिर वो एस्पर उसे और ताकत से बिजली का एक झटका देता है, लेकिन मॉब को कुछ नहीं होता। और मॉब उससे कहते हैं कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो उसे बहुत ही दूर फेंक देता है। और फिर वो दूसरे वाले से कहता है कि शायद वो तुम हो, मुझे अपनी पावर्स दिखाओ। तो वो कहता है कि तुम्हें बहुत ही एटीट्यूड है बच्चे, लेकिन अगर तुम ये ही चाहते तो ये लो मेरी पावर्स। और फिर वो मॉब को एक पंच मार देता है जिससे वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और फिर वो अपनी छाती पर हाथ फेर कर कहता है कि सीरियसली यही थी तुम्हारी पावर्स? और फिर वो उसे एक जोरदार पंच मारता है और उसे एक और पंच मारकर जमीन में गिरा देता है। और ये देखकर डिम्पल भी पूरी तरह से डर जाता है। और फिर मॉब उससे पूछता है कि बताओ तुमने मेरे घर पर अटैक क्यों किया? तो वो कहता है कि तुम गलत फहमी में हो बच्चे, हम तुम्हारे घर पर अटैक करने जा रहे थे। और फिर वो बेहोश हो जाता है। और फिर मॉब उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी दूसरा वाला एस्पर वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि मैंने अपर एचेलॉन को इसके बारे में बता दिया है और अब तुम गए बच्चे। और फिर वो बेहोश हो जाता है। और डिम्पल मॉब से कहता है कि ऐसा लगता है कि और भी एस्पर्स आने वाले हैं, इसलिए हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। और तभी मॉब कहता है कि इनके पास कोई जानकारी नहीं थी, अगर इनके पास नहीं है तो इनके दोस्तों के पास जरूर होगी, मैं उनसे जानकारी निकलवा लूंगा। और फिर डिम्पल भी थोड़ा सा डर जाता है और तभी उसकी नजर भीड़ में पड़ती है जहाँ पर उसे एक अम्ब्रेला दिखता है। और तभी वहां पर एक कार रुकती है और उस कार से कोयामा बाहर निकलता है और वो मॉब से कहता है कि जल्दी करो अंदर आ जाओ। और फिर वो उसके साथ कार में बैठ जाता है और कार में साकुराई भी होता है। और साकुराई उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। तो मॉब उससे कहता है कि तुम लोग मुझे वहां पर ले जा रहे हो जहाँ पर मेरी फैमिली है, क्या मैंने सही कहा? तो साकुराई कहता है नहीं। तो मॉब उस कार को अपनी पावर से रोक देता है। तो साकुराई उससे कहता है रुको, भले ही तुम्हारी फैमिली वहां पर नहीं है, लेकिन वहां पर तुम्हारे दोस्त और मास्टर जरूर हैं। और ये बात सुनकर मॉब कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और फिर वो कार को अपनी टेलीकिनेसिस पावर के साथ हवा में उड़ाकर वहां पर ले चलता है। और फिर वो लोग एक टनल से होते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर सभी लोग बैठे होते हैं। और रेगन मॉब को देखकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो मॉब? तो मॉब घबराया हुआ कहता है कि मास्टर मेरी फैमिली मेरा घर। और फिर रेगन कहता है कि यहाँ पर बैठो और बात करो। तो डिम्पल कहता है कि रुको मैं समझाता हूँ। और फिर वो सभी को सारी बात समझाता है। और फिर रेगन डिम्पल से कहता है कि डिम्पल जरा साइड में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो दोनों बात करने के लिए कोने में चले जाते हैं। और रेगन डिम्पल से पूछता है कि क्या तुमने उस समय घबराहट में उन डमीज वाली बात के बारे में झूठ बोला? तो डिम्पल कहता है कि सही कहा, लेकिन मेरे भी कुछ रीजन थे उस बात पर यकीन करने के। तो रेगन उससे कहता है कि तुम बहुत ही घबराए हुए हो, अगर मॉब को पता चला कि तुमने उससे झूठ बोला है तो वो तुमसे हमेशा के लिए नफरत करेगा। और फिर डिम्पल भी थोड़ा सा सैड सा चेहरा बना लेता है। और फिर रेगन मॉब को बात करने के लिए बुलाता है और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली सेफ है, क्योंकि वो एस्पर तुम्हारे घर पर अटैक करने वाले थे, तो हो सकता है किसी को उनके आने के बारे में पता चल गया हो और उन्होंने तुम्हारी फैमिली को बचा लिया हो। और वो डमीज और वो आग इसीलिए लगाई हो ताकि वो दूसरे लोगों को लगे कि वो मारे गए और वो फिर से टारगेट ना बन सके। और फिर ये बात सुनकर मॉब थोड़ा सा रिलैक्स होता है और वो रेगन के ऊपर गिर जाता है और फिर वो गहरी नींद में सो जाता है। फिर डिम्पल उससे पूछता है कि अब तुम बताओ कि तुम लोग साथ में कैसे आए, क्या ये लोग क्लॉ के मेंबर नहीं है? तो सुचिया बोलती है कि हम लोग पहले उसके मेंबर्स थे और जब हम लोग एक मिडिल स्कूल से बच्चे से हार गए तब हमें पता चला कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। और मुराकी कहता है कि अब हम लोग अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे जैसा कि मास्टर रेगन ने हमसे कहा था,
फिर कोयामा बोलता है लेकिन क्लॉक गद्दारों को इतनी जल्दी नहीं छोड़ता और इसीलिए हमें पता था कि वो अटैक करने जरूर आएंगे। और फिर टेराडा कहता है कि उन लोगों ने हम पर एक साथ अटैक किया। फिर सूचिया बोलती है कि वो सभी तो मामूली एस्पर थे, लेकिन जब हेडक्वार्टर के एस्पर्स आएंगे तो असली लड़ाई शुरू होगी। और टेराडा कहता है कि इसलिए हमने सोचा कि अगर हमें उनके सामने लड़ना है तो हमें एक लीडर चाहिए होगा। और फिर रेगन कहता है इसलिए ये मेरे पास आए। और फिर डिम्पल उसे चुप रहने को बोलता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या क्लोन ने तुम्हारे यहाँ पर भी अटैक किया था रेगन? तो वो कहता है हाँ, शाम को जब मैं अपने ऑफिस को रेनोवेट कराने के लिए उसे दिखा रहा था तभी मैंने देखा कि मेरे ऑफिस में बुरी तरह से आग लगी पड़ी है और फिर इन लोगों ने मुझे ढूंढा और यहाँ पर ले आए। फिर असाई कहता है कि मुझे उम्मीद है कि टेरू ठीक होगा। तो कुरासाकी कहती है कि मुझे उसका मैसेज आया था जिसमें उसने लिखा था कि वो ठीक है। और ये बात सुनकर असाई और होशिनो दोनों हैंग से हो जाते हैं। और फिर डिम्पल उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो काइटा उससे कहता है कि क्लॉक 7 डिवीजन वाले इंसिडेंट के बाद हमने थोड़ा सा लो रहने का फैसला किया और मिस्रा ने जो जगह हमारे छुपने के लिए बनाई थी। और तभी वहाँ पर टेरू उस इंसान को लेकर आता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने आया होता है और वो उसे भी उल्टा लटकाकर पानी की बाल्टी में डुबा देता है। और फिर वो उनको बताता है कि उनका बॉस पूरी दुनिया में ताकतवर एस्पर्स को ढूंढ रहा था और अब उसके पास उनकी पूरी आर्मी है। और ये बात सुनकर मुराकी कहता है कि मास्टर अब हम क्या करें? तो रेगन कहता है कि हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, चलो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और ये बात सुनकर सभी के चेहरे उतर जाते हैं। और उसके बाद हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर 2 एस्पर्स को देते हैं जो कि क्लॉक के फोरेजन स्क्वाड के मेंबर्स होते हैं। और फिर उनमें से एक जिसका नाम जोसेफ होता है वो कहता है कि ये कितना अमेजिंग है, यकीन नहीं होता कि ये आम इंसानों ने बनाया है। और दूसरा एस्पर जिसका नाम उडो होता है वो कहता है कि मैं इसे तबाह करने का इंतजार नहीं कर सकता और इसीलिए तो हम इस कंट्री में आए हैं। और उसके बाद हम लोग उसी बिल्डिंग में क्लॉक के सभी मेंबर्स को एक साथ देते हैं और उनके सामने उसका बॉस खड़ा होता है जिसका नाम सुजुकी होता है। और वो सभी को वहां पर आने के लिए शुक्रिया बोलता है और कहता है कि हम लोग इस दुनिया के खिलाफ अपनी जंग को शुरू करने वाले हैं। पिछले 20 सालों से मैंने सारे फंड्स और लोग इकट्ठा कर लिए हैं जिनकी मुझे जरूरत है और हम लोग इस रेवोल्यूशन की शुरुआत उन चीजों को तबाह करने से करेंगे जो कि आम इंसानों ने बनाई है। और वो एक एस्पर से कहता है कि सब कुछ रेडी है और तभी उसके सामने एक कैमरा आ जाता है और वो एस्पर अपनी पावर के साथ सारे टीवी चैनल्स पर उसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर देता है। और इस एस्पर का नाम हथौड़ी होता है जो कि अल्टीमेट 5 का मेंबर होता है और ये किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेव से चलता हो। और फिर सुजुकी टीवी पर बोलता है कि हम लोग एक एस्पर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस दुनिया पर काबू करने वाली है और हम ये ब्रॉडकास्ट अपनी साइकिक पावर के साथ कर रहे हैं और ये तो हमारी पावर्स का एक छोटा सा हिस्सा है और आज तक का कोई भी हथियार हमें नहीं हरा सकता, इसलिए हमारा विरोध करने का कोई फायदा नहीं है और हम जल्द इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और इसकी शुरुआत हम इस देश को तबाह करके करेंगे और नई दुनिया अब बनने वाली है। और फिर वो उस ब्रॉडकास्ट को बंद कर देता है और इधर सूरज ये चीज देखकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और कहता है कि तुमने ये कर ही दिया, तुमने मुझे फिर से शर्मिंदा कर दिया और मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा, क्या तुमने ये सुन लिया रिसु? और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रिसु भी होता है और फिर शो उन्हें चलने को बोलता है तो रिसु से कहता है रुको, मेरी फैमिली की सेफ्टी का क्या? तो शो उससे कहता है कि उसकी चिंता मत करो, उनके ऊपर कोई नजर रखे हुए है और वो दोनों सेफ हैं। और फिर वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है और फिर हमें बताया जाता है कि उस टाइम पर असल में हुआ क्या था। जब शो उनके घर आया था तो उसने 2 हॉट स्प्रिंग होटल की टिकट उसके मॉम डैड को दी और कहा कि रिसु ने उसे लॉटरी में जीता है और वो लोग उनकी बातों में आ गए। और फिर रिसु शो से कहता है वो तो ठीक है लेकिन मेरे भाई का क्या, वो अभी भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। तो शो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे ही मैंने उसी दिन उसकी आंखों में देख लिया था कि वो लड़ने वालों में से नहीं है और वो बिना किसी अच्छे रीजन के लड़ेगा भी नहीं, लेकिन अब उसके पास एक अच्छा रीजन है। तो रिसु उससे कहता है कि क्या तुमने कुछ किया है जब हम घर से चले गए थे? सुनो, अगर तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया हो तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और इधर क्लॉ के हेडक्वार्टर में टामाकी जो कि क्लॉ के फर्स्ट डिवीजन का लीडर होता है वो सभी के क्लॉ के मेंबर्स को प्लान बता रहा होता है जो कि उनके बॉस ने बनाया होता है और वो कहता है कि जापान में सारी मिलिट्री और पुलिस की संख्या 6 लाख के करीब है और क्लॉ में 600 के करीब मेंबर्स है और हर एक मेंबर्स को 1000 मिलिट्री और पुलिस वालों के से लड़ना पड़ेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। जोसेफ अपने कुछ साथियों के साथ एक कोने में होता है और वो उनसे कह रहा होता है कि ये प्लान बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और एक और उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो? तो जोसेफ कहता है कि अगर हम उसके लॉजिक से देखें तो अगर हम में से हर कोई 120 क्लॉ के मेंबर्स को हराएगा तो हम पूरे क्लॉ को खत्म कर देंगे। और ये बात सुनकर उडो एक्साइटेड हो जाता है और फिर जोसेफ कहता है कि हम ये सबसे पहले काम अपर एचलॉन से शुरू करेंगे। और फिर वो लोग क्लॉ की फर्स्ट लेकिन 6th डिवीजन के लीडर्स के पास जाते हैं और उनसे ये सारी बातें बताते हैं और जिसे सुनकर टमाकी पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और वो उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेकिन तभी उडो अपनी साइकिक पावर से बहुत ही बड़ा हो जाता है और फिर उडो टमाकी को एक पंच मारता है। इधर सुजुकी चलता जा रहा होता है लेकिन तभी उसके पीछे से जोसेफ बोलता है जिस चीज की प्लानिंग तुम पिछले 20 सालों से कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं। तो सुजुकी कहता है कि एक हाथी जो कि हजारों चींटियों को मसलने वाला है उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जोसेफ उससे कहता है कि जापानीज गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर बहुत टाइम से नजर रखे हुए है। तो सुजुकी उससे कहता है कि क्या तुम भी गवर्नमेंट से हो? तो जोसेफ कहता है हाँ, लेकिन मैंने कुछ और लोगों को भी साथ में जोड़ा है और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारा ये प्लान शुरू होने से पहले ही हम क्लॉ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे
और तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जो कि एक अम्ब्रेला लिए होता है और वो उससे कहता है कि क्या तुमने प्रेसिडेंट सुजुकी से झूठ बोला। और तभी जोसेफ उसकी तरफ अपना धुआं छोड़ देता है और उसके बाद वो पूरी तरह से सख्त हो जाता है और सुजुकी उसे देखकर कहता है कि इसके अंदर हिलना मुश्किल होगा। तो जोसेफ कहता है कि जब ये पूरी तरह से सॉलिड हो जाता है तो ये स्टील की तरह मजबूत हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने उसका एक साथी आ गिरता है और फिर सुजुकी उससे कहता है तुमने मुझे कुछ टाइम पहले कहा था कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। और तभी दूसरे कमरे से कुछ पौधे बाहर निकल कर आते हैं और उन्हें एक एस्पर कंट्रोल कर रहा होता है जिसका नाम मिनीगिशी होता है और वो अल्टीमेट 5 का मेंबर होता है। और तभी हम एक बड़े से एस्पर को देते हैं जो कि उडो को दीवार में घुसा देता है और इसका नाम शिबाटा होता है। और ये सब देखकर जेसो पूरी तरह से डर जाता है और फिर सुजुकी उससे कहता है कि सिर्फ डिवीजन लीडर को हराने से क्लॉक खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने क्लॉक की मेन फोर्स बनाई है जिसका नाम है अल्टीमेट 5 और जब तक मैं और अल्टीमेट 5 यहाँ पर है तब तक क्लॉक को कोई नहीं हरा सकता। और तभी उसके पीछे से वो अम्ब्रेला वाला आता है और वो जोसेफ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा अटैक करता है और वो बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है और इसका नाम सिरिजावा होता है। और फिर मिनीगिशी सुजुकी से कहता है कि शिमिजाकी कहाँ पर है। तो सुजुकी कहता है कि वो एक बहुत ही जरूरी काम करने गया है। और इधर हम देखते हैं कि जोसेफ किसी तरह से बच गया होता है और इधर हाइड आउट में सभी लोग बड़े आराम से खाना खा रहे होते हैं और माँ बाप भी सो रहा होता है और उन सभी में से किसी ने भी टीवी पर आई न्यूज को नहीं देखा होता है। और उसके बाद हम लोग एक हाल का सीन देखते हैं जहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके गार्ड्स को कोई बेहोश कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो शिमिजाकी होता है और वो प्राइम मिनिस्टर के सामने आ जाता है और तभी वहां पर उनके गार्ड्स आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन वो उन सभी को डॉज कर देता है और फिर वो वहां पर रुक जाता है और एक गार्ड उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और कहता है कि उप्स तुमने मिस कर दी। और फिर वो सभी लोग गोलियां चलाने लग जाते हैं और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और फिर वो कहता है कि भले ही मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं लोगों की मूवमेंट्स को पढ़ सकता हूँ और अगर मुझे हिट भी लगे तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक गोली को हवा में ही रोक देता है और ये देखकर सभी गार्ड्स डर जाते हैं और फिर वो कहता है ओ प्राइम मिनिस्टर मुझे अपनी अगली स्पेशल पावर दिखाने दो। और फिर वो उसके पीछे आ जाता है और उसे टेलीपोर्ट कर किसी और जगह पर ले जाता है और फिर प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है कि मुझे पकड़कर तुम्हें क्या मिलेगा। तो वो कहता है कि हम तुम्हें बस एक हॉस्टेज की तरह रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। उसके कुछ समय बाद ही प्राइम मिनिस्टर उससे दूर उठ जाता है और उसके ऊपर एक ब्लास्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट टैरू ने किया होता है और शिमिजाकी कहता है ये कौन है। तो टैरू कहता है कि वो जिसने वो ब्रॉडकास्ट देखी और जहाँ पर रश करने आ गया और अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ प्लान के हिसाब से होता था तो मुझे तुम्हें एक सबक सिखाने दो। और फिर वो उसके आसपास तेजी से मूव करने लग जाता है और उसके ऊपर एक ब्लास्ट करता है और फिर वो अपने एयर वेव से उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वो वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और फिर वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने पायरोकिनेसिस से वहां पर आग लगा देता है और शिमिजाकी उसे छोड़कर पीछे हो जाता है। और फिर टैरू उसे ढूंढता रहता है, लेकिन तभी वो उसके पीछे आकर उसे एक लात मारता है और जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और फिर वो कहता है कि इतनी स्पीड, मुझे लगता है कि मुझे अब उसे यूज करना ही पड़ेगा। और फिर वो अपने आसपास बहुत सारे बैरियर लगा लेता है और फिर वो कहता है कि जब तक वो इन्हें तोड़ेगा तब तक मेरे साथी यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन वो टेलीपोर्टेशन के कारण वहां पर पहले ही आ जाता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण वो सारे बैरियर टूट जाते हैं और टैरू नीचे गिर जाता है और शिमिजाकी उसकी आंखों के सामने प्राइम मिनिस्टर को ले जाता है और उसके बाद टैरू वहां पर बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उससे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।